हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? डेफिनेटली अच्छे होंगे। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ा पढ़ रहे होंगे, थोड़ा समझ रहे होंगे। तो चलते हैं। आज हमने आपका इको का जितने भी थे चैप्टर्स उसके सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। अब हमने सोचा चलो सिविक्स के बारे में आप लोगों को समझाया जाए भाई। तो सिविक्स का आज हम ये चैप्टर पावर शेयरिंग लेकर के आपके सामने आपके साथ आज हैं, समझ गए? तो सिविक्स में कुछ हैं, शायद 5 to 6 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, कवर हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, है ना। सिविक्स थोड़ा सा क्या है ना, ये थोड़ा सा न्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा तो थोड़ा समझ लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। हम जितना इजी हो सकेगा उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके साथ, पावर शेयरिंग। ठीक है, डायरेक्टली अपने पॉइंट पर बिना बातों को घुमाए हुए, क्योंकि बातें घुमाना हमको आता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग आकर होता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़, नाम से क्लियर हो रहा है, पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर कर देना। पावर क्या होती है ना, डिसीजन लेने की। अगर हमको किसी ने ये समझ लीजिए अथॉरिटी दे दी कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, इट मीन्स हमारे पास पावर आ गई। ठीक है ना, बस तो वही हमने लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि हम यहाँ गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ये बात लिखनी होगी इसके अंदर कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में या गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि वो बांट देना। ठीक है ना, जैसे इंडिया में भी तो वही सिस्टम है ना। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर अपनी किसको दी है? स्टेट गवर्नमेंट को दी है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसको देता है? लोकल गवर्नमेंट को देता है। और लोकल गवर्नमेंट में भी पावर ये छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दी जाती है, तभी तो वो चलता सिस्टम। अदरवाइज एक पर्सन इतने बड़े सिस्टम को कैसे हैंडल करेगा? तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम उसको स्मूथली अगर उसको हम फॉलो करना चाहते हैं या फिर सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं तो पावर को शेयर तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है ना, चलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई मेरी पावर शेयरिंग की। फिलहाल हम इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम इसमें इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम ये 2 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था ऐसा, चलते हैं हम। सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका दूसरी कंट्री के बारे में समझो, पढ़ो, बहुत मज़ा आता है। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब एथनिक वर्ड का मीन्स क्या होता है? एथनिक मीन्स पता है क्या होता है? देखो, कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को हम क्या होते हैं सोशल डिवीज़न कर देते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में कितने सारे तरीके के लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, और जैसे पारसी लोग भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सब तरीके के लोग रहते हैं ना। बस उसी को हमें क्या कहते हैं? उसको हम एथनिक कहते हैं। कंपोजिशन मीन्स मिला जुला रूप। तो एथनिक कंपोजिशन ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे। एथनिक मीन्स सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन द शेयर कल्चर। ठीक है, कल्चर के हिसाब से सोशल को डिवीज़न कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? एथनिक कहते हैं। श्रीलंका में कैसा था देखो, समझो। श्रीलंका में जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग थे सिन्हाला। सिन्हाला एक ये उनकी वो लैंग्वेज है, वो लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज समझ में आ के, लैंग्वेज है। वो लोग जो सिन्हाला बोलते थे वो सबसे ज़्यादा थे, वो लोग 74%। समझ गया। इसमें भी दो तरीके के लोग थे सिन्हालाज में भी, एक बुद्धिस्ट थे और दूसरे क्रिश्चियंस थे। बोलते लोग सिन्हालाइज थे, है ना, बोलते सिन्हालाई लैंग्वेज थे, लेकिन थे दोनों तरीके के, बुद्धिस्ट भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। फिर आ जाते हैं तमिल स्पीकिंग के लोग। क्योंकि तमिल क्यों? क्योंकि आपने देखा श्रीलंका और अपना जो इंडिया का तमिलनाडु है वो पास पास था, है ना, है ना। तो इसलिए वो तमिल से बहुत इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ पर तमिल स्पीकिंग लोग भी बहुत सारे हैं। तमिल स्पीकिंग लोग कितने थे वहाँ पे? 18% थे। इसमें इंडियन तमिल भी हैं और नेटिव तमिल भी। इंडियन तमिल माने जो इंडिया के ओरिजिन के लोग थे जो वहाँ जा कर के रहने लगे, वो कितने हैं? 5%। और नेटिव मीन्स जो श्रीलंका के ही हैं, है ना, जो श्रीलंका के ही हैं, वो लोग कितने हैं वहाँ पर? 13% है।
ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिले जुले हैं वो लोग तमिल ही, बस इंडियन तमिल नेटिव तमिल में अलग अलग बांट दिया गया है इसको, राइट। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं अदर्स। अदर्स मतलब बाकी सारे क्रिश्चियंस भी, तमिल भी, सिन्हालास, ये सब मिले जुले लोग हैं। वो लोग कितने हैं यहाँ पर? 7%। 74 + 18 + 7 ये हो जाता है हमारा 99। 1% के लोग कहाँ चले गए? 1% वहाँ पर हैं कौन? मुस्लिम। कौन है? मुस्लिम। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? है इस तरीके से श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बना हुआ है, इस तरीके से डिवाइड है वो। समझ आ गई मेरी बात, है ना? अब चलते हैं हम आगे। ये एथनिक कंपोजिशन का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ये चार्ट बना करके इसको डिस्क्राइब कर देना, जैसे हमने डिस्क्राइब किया ऐसे डिस्क्राइब कर देना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पर हम। ये लैंग्वेजेस के लिए ही कौन कौन सी 2 लैंग्वेज थी मेन? देखो, एक तो सिन्हाला और एक तमिल, इन दोनों के बीच में ही वहाँ पर वॉर हुआ था। समझ गए? सिन्हालास के बीच में और तमिल्स के बीच में वहाँ पर क्या हुआ था? वॉर हुआ था। ये इसको हमने सिविल वार बोला है। सिविल वार हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये श्रीलंका में हुआ था बच्चे। समझ गए? बस सिर्फ इसी बात के लिए, बिटवीन द तमिल स्पीकिंग एंड द सिन्हालास स्पीकिंग। और हुआ किस लिए था? मेजोरिटी के लिए। मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी माने वो जो भाई आपका अगर ज़्यादा होंगे आप लोग, आपकी मेजोरिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस बात है कि कंट्री को रूल आप ही करोगे। समझ गए? कंट्री को भी रूल आप ही करोगे, इसीलिए बस इसीलिए हुआ तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ये एंड कब हुआ जाकर के? ये एंड हुआ 2009 में जाकर के, ठीक है ना? अब ये जो स्ट्रगल हुआ था इसमें जो डिमांड रखी गई थी, है ना, श्रीलंका तमिल ने क्या क्या डिमांड रखी थी? बस उन्होंने सिर्फ इतनी बात कहा था कि जो तमिल है उनकी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, रिकॉग्नाइज करो। इन तमिल वालों ने, है ना, तमिल वालों ने। अच्छा, उनको कुछ ऑटोनॉमी दो, इक्वलिटी दो उनको, है ना, जो एजुकेशन और जॉब में उनको भी जो जैसे सिन्हालास को मिला है ऐसा उनको भी दिया जाए। ये 3 डिमांड थी उनकी मेन। किसकी? तमिल की, है ना। 3 डिमांड थी इन लोगों की मेन। एक तो ये था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, और क्या दिया जाए? उनको जितने भी एजुकेशन और जॉब में जो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही ऐसे उनको भी दी जाए, इक्वलिटी के साथ दिया जाए। इसीलिए उन लोगों में क्या हुआ? आपस में ही लड़ाई हुई जो सिविल वार कहलाई गई, ठीक है। खूब अच्छे से डिस्ट्रक्शन हुआ था, अच्छे से खूब लड़ाई हुई, खूब मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रस फैल गया था वहाँ पर इन 2 कम्युनिटी के बीच में, तो ये सिविल वार का रूप ले गया था, समझ लीजिए आप। और इसका जो रिजल्ट निकला था ना, इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग, थाउजेंड्स की संख्या में दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग मर गए थे, है ना। और सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो श्रीलंका की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये इस वॉर का नतीजा निकला था, ठीक है। अब वॉर तो हो गई, ठीक, वॉर ख़त्म भी हो गई थी 2009 में जा कर के। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर एक फिर उन्होंने वही प्रोविज़न आ गया था, ये एक्ट बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट 1956 में ये आ गया था। पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, इस तरीके से शेयरिंग को डिवाइड कर दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरीके से वहाँ पर पावर शेयरिंग की गई थी, इसी की वजह से लड़ाई हुई थी यहाँ पर, है ना। सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ओनली सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर प्रीफर्ड फॉर द पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। रीज़न बता दिया हमने आपको ये लड़ाई क्यों हुई थी यहाँ पर। और क्या था? तीसरा क्या बोला गया था? बुद्धिज्म वुड बी प्रमोटेड बाय द स्टेट, और बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया गया था। स्टेट्स क्या करेंगे? बुद्धिज्म, क्योंकि ना वहाँ पे जो मेन जो उसका रिलीजन है श्रीलंका का वो क्या है? वो बुद्धिस्ट ही है। आए समझ में? इतनी बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। बस इसी की वजह से लड़ाई हुई थी, और लड़ाई का नतीजा क्या निकला था? कितनी सारी कम्युनिटी के लोग मर गए थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और बहुत सारे लोग कंट्री को छोड़ करके चले गए अपनी लिवलीहुड के लिए, ठीक है। और श्रीलंका में बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, क्योंकि वहाँ पे पावर को इस तरीके से शेयर कर दिया गया, तो इसकी वजह से ये सिविल वॉर यहाँ पर हो गया था। इतनी बात समझ में आ गई मेरी, है ना? क्लियर है यहाँ पर? चलते हैं भाई आगे। श्रीलंका का तो यहाँ पे फिनिश हो गया, चलते हैं आगे। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक कॉन्टिनेंट है, एक यूरोप में है, ठीक है। इतनी कंट्रीज से घिरा हुआ है, बता दें पहले। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग।
ठीक है, अब चलते हैं बेल्जियम में क्या क्या हुआ था, है ना। बेल्जियम का भी एथनिक कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग हैं। बेल्जियम के पहले तो एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे कह सकते हैं, उलझा हुआ बहुत ज़्यादा, है ना, वो है इसे, क्योंकि इसमें डच स्पीकिंग लोग रहते हैं 59%, फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं 40% वेलोनिया रीजन में, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं 1% बेल्जियम में, और मिक्स भी रहते हैं। जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, इसमें 80% फ्रेंच है और 20% डच है। ये लोग कहाँ रहते हैं, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स से मिक्स होकर के रहते हैं। इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन मिलाया वहाँ पर है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है। इन दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई थी भाई, स्पीकिंग, क्योंकि 80% स्पीकिंग फ्रेंच थे और 20% डच थे, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी टेंशन थी, और टेंशन का कारण भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा भाई। जो ज़्यादा है ऑब्वियस बात है कि ना मेजोरिटी में वही होगा, है ना। तो क्या हुआ था, क्योंकि जो ये तो फ्रेंच वाले जो लोग थे बहुत ज़्यादा रिच थे और पावरफुल थे, तो सारे जितने भी इकोनॉमिक और एजुकेशन बेनिफिट थे वो इन्हीं को मिल जाते थे। तो डच के जो लोग थे उनको तो टेंशन तो होगी भाई, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियस बात है ना। इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन रही थी 1950 से 1960 के बीच में। 1950 से 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन रही, सिर्फ इसी बात के लिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी रिच और काफ़ी पावरफुल थे और ज़्यादा भी थे, है ना, वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी, इसलिए थे ये लोग ऐसे। समझ गए आप लोग मेरी बात को इतनी? ये तो लिख ही लेंगे, इतने कंपोजिशन तो हो ही जाएगा आपका। चलते हैं अब बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरीके से थी। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग को क्या कहा गया था, पावर शेयरिंग मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए थे तकरीबन 4 बार चेंजेस किए गए, 70 से लेकर 1923 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस हुए, इसलिए इसको क्या कहा गया, जब वो लास्ट में बन करके आया उसे बेल्जियन मॉडल कहा गया। क्यों कहा गया, इतनी बार चेंज होने के बाद आखिर में जा कर के मतलब उन लोगों को एक वो मिला कि हाँ कुछ इनोवेटिव बनाया उन्होंने, है ना, कुछ इनोवेटिव और बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपनी इस को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा, उसको कहा बेल्जियन मॉडल। ठीक है, अब इसमें ऐसी क्या खास बात थी, कुछ क्या इसके एलिमेंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। किसका, डच और फ्रेंच को उन्होंने इक्वल सीट दे दी, लड़ो मत, इक्वल लो, तो लड़ाई का काम ही नहीं किसी भी तरीके का। किसको, डच को और फ्रेंच को। समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग बराबर आएंगे, जितने आपके मिनिस्टर होंगे उतने हमारे मिनिस्टर हो जाएंगे, लड़ाई की बात ही खत्म हो जाएगी। सही है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट रखा गया हमेशा यहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट का रखा गया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो लोग अपनी पावर को शेयर करते हैं, जैसे अपने यहाँ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब पावर शेयर विद स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गई, फेडरल गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट रखा गया हमेशा। फिर और क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स मतलब उनकी जो कैपिटल थी, तो इनकी कैपिटल सिटी जो थी यहाँ पर ब्रुसेल्स में, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट के वो फ्रेंच और डच दोनों के लोग होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ना कम किसी के ना ज़्यादा किसी के। लड़ाई के झगड़े ही ख़त्म कर दिए उन्होंने। फिर लास्ट आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इनका 3rd लेवल का गवर्नमेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है 3rd लेवल गवर्नमेंट कौन सी थी बेल्जियम में, तो ये थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इन्होंने ये बता दिया कि जो भी लोग इसमें इलेक्टेड किए जाएंगे वो ना बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, वो किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग होंगे, उसे क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ये 3rd काइंड की गवर्नमेंट थी इसमें, ठीक है, एक नया ही आया था कॉन्सेप्ट। इसमें जो भी लोग थे वो किससे बिलोंग होंगे, एक लैंग्वेज कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। सही है, बात समझ में आ गई मेरी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको और भी कोई दिक्कत किसी भी तरीके की आएगी। चलते हैं अब हम आगे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं अपने आप। ये जो पावर शेयरिंग की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम ये पावर शेयरिंग। देखो, इसको हमने 2 रीज़न में बदल दिया, एक तो होते प्रूडेंशियल रीज़न और एक होते मॉरल। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब कि भाई हाँ भाई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्यों,
बहुत एकदम क्लियर है। एक तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई खत्म हो जाती है। अभी जैसे हमने बेल्जियम मॉडल के बताया आपके, उन्होंने पावर को शेयर करवा दिया। पावर को शेयर करवाने से क्या हो गया, यहाँ पर लड़ाई की किससे ही खत्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। क्लियर है मेरी बात। एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है हमेशा। स्टेबिलिटी मीन्स एक सा रहता है। एक सा कैसे रहता है भाई, कंपटीशन रहेगा ना। अगर आपके आपके यहाँ कई सारी पार्टीज, जैसे अपने यहाँ पार्टीज हैं कई सारी, तो उसमें पावर शेयर हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे का कंपटीशन रहेगा कि भाई तुमने इतना कर दिया, हमने भी इतना करेंगे, तो लोग वो उसमें ज़्यादा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। ठीक है। और क्या होता है, मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी, मेजोरिटी कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर रूल ना करे, बल्कि हमेशा साथ लेकर के चलें सबको। ये कम है, ये ज़्यादा है, अगर इस तरीके की फीलिंग्स हमारे अंदर आएंगी, ठीक है, तो फिर काम नहीं चलेगा। उसमें तो हमको साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा सबको, है ना। यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो क्या होगा उसमें फिर, अगर हम ऐसे मेजोरिटी माइनॉरिटी करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मॉरल रीज़न पर। तो सबसे पहला क्या आता है, स्पिरिट डेमोक्रेसी। स्पिरिट डेमोक्रेसी क्या होती है कि ये जो भी गवर्नमेंट होती है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसलिए पावर को शेयर किया जाता है, क्योंकि पावर को शेयर करने से एक नई गवर्नमेंट हमारे सामने आती है जो अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और लेजिटिमेट होगी। सेकेंड आ जाता है इंश्योर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये जैसे अभी हमने बता दिया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी होती है कि भाई बहुत सारे लोग इसमें काम करेंगे और सबको ये पता हुआ कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्योंकि लोगों के हाथ में तो पावर होती है भाई। हमको आपकी हमारा जैसे हमारा कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है ना इंडिया, तो यहाँ तो क्या है ना, टू द पीपल फॉर द पीपल। तो फिर ये क्या होता है, गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोगों के लिए होती है। ठीक है ना, क्योंकि काम भी किसके लिए कर रही है, वो लोगों के लिए करती है ना। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है कि हमें गवर्नमेंट कैसी मिल जाती है, हमें मिल जाती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है। मॉरल रीजन से कुछ समझ गए। चलते हैं हम आगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आ जाते हैं आपके। ये 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। पावर शेयरिंग कितनी तरीके से हो सकती है एक कंट्री के अंदर, है ना, कितने तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल तरीका आता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स सीधा सीधा ऐसे करके एक साथ। तो इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों चीज़ें आ जाती है एक साथ। ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी एक्सटेंड की जाती है। कैसा होता है अरेंजमेंट इन विच पावर शेयर अमॉन्ग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, इसमें पावर शेयर करी जाएगी किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में। फिर एग्जीक्यूटिव होंगे, उससे काम करने वाले, और तीसरा आ जाता है जुडिशरी। ठीक है। तीनों के पास जो पावर होगी वो बिल्कुल एक सी होगी, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज़्यादा। इसीलिए कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में चलता है ऐसे करके लंबा। इसमें यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। एक पे इसके पास सबसे ज़्यादा होंगी, वो अपनी इसको दे देगा और वो अपनी इसको दे देगा। ये होती है वर्टिकल फॉर्म। ठीक है ना। सोशल, उसके बाद ये तीसरे एक और आ जाते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं। सोशल ग्रुप्स माने कि समाज में जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वो तो आपको भी पता होगा। जैसे हम किसके हिसाब से बना देते हैं, धर्म के हिसाब से। धर्म के हिसाब, सबसे पहले ग्रुप धर्म के हिसाब से बनते हैं हमेशा, रिलीजियस के हिसाब से। जेंडर, उसके बाद आता लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस के हिसाब से उनके, तभी तो ग्रुप बना दिया जाता है अलग अलग। हम एक ही उसमें समाज में रहते हुए हम अलग अलग ग्रुप कैसे बना लेते हैं, है ना। उसमें भी सब ग्रुप्स कर लेते हैं, माने हिंदू है, हिंदू में भी सब ग्रुप्स हो जाते हैं। ये ऐसे, ये उस वाली कास्ट के, उस वाली कास्ट के, उस वाली कास्ट के, करते नहीं करते हैं, सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। और आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये एजीपी, एनबीए और बैम्सएफ, ये इसके नाम। ये पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो, ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये लोग काम बहुत बढ़िया करते हैं, है ना। इनको पावर दे दी जाती है, ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी कैसी वो आ गई, माना कोई पॉलिसी आ गई और हमें वो समझ नहीं आती, तो ये स्ट्राइक कराना, धरने देना, जगह जगह बैठना, रैली निकालना, उनके अगेंस्ट लोगों को बताना करना, ये सारे काम यही लोग करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इनको प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है।
प्रेशर ग्रुप्स। समझ आ गई? बाद में जाकर के ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये लोग काम बहुत सही कर देते हैं। और क्या आ जाता है इसके अंदर, और ये हमने कुछ इसके एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, इसके हिसाब से ये लोग और काम कर लेते हैं, है ना। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके एक नई गवर्नमेंट बना के रख देती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये उसमें भी काम कर देती हैं। अच्छा, समझ गए, है ना। बस, तो ये होती हैं पावर शेयरिंग के फॉर्म्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक सोशल ग्रुप्स, और फोर्थ आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोशल को भी रिलीजियस, जेंडर और लिंग्विस्टिक, और पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स में हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल बता दिए, AGP, NBA या फिर BAMSEP। ये इस टाइप की पार्टीज हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट की होने वाली पॉलिसीज या फिर उसके होने वाले किसी भी काम के लिए लोगों को अवेयर करते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, चैप्टर को आप बच्चे रिवाइज कर लें, फिर से समझ लें, वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार सुन लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे पहले भी देखिए मेरे पास क्वेरी आई थी, तो हमने वापस उसका एक और से वीडियो बना दिया था, क्योंकि हमको लगता है कि अगर किसी एक ने क्वेरी पूछी तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एक सेम चीज़ नहीं क्लियर हो जाए, तो हमें कॉल से उसके लिए बना देता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।